Hello everyone, I welcome you all to the professional world of chartered accountancy. So most welcome all of you, the aspiring, budding future of the economy, future of the country, the budding chartered accountants. अब मैं आपको कह सकती हूँ, why should I say कि आप CA फाउंडेशन करने जा रहे हो या CA इंटरमीडिएट करने जा रहे हो. मेरे हिसाब से तो आप क्या करने जा रहे हो, अब CA कोर्स करने जा रहे हो. तो अपने इस आउटसेट पे अगर हम लोग बात करें कि आज हम क्या करने जा रहे हैं, हम क्या, आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू, नेवर से आई एम गोइंग टू डू CA फाउंडेशन या हम CA फाउंडेशन कर रहे हैं. नहीं, आप क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, आप CA कर रहे हैं. ठीक है, समझ में आया. नंबर 1 चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, यू विल नेवर से आई एम डूइंग CA फाउंडेशन, यू विल नेवर से आई एम डूइंग CA इंटरमीडिएट. व्हाट आर यू डूइंग, यू आर डूइंग CA, है ना. इज योर एम टू डू CA फाउंडेशन. आपको क्या करना है, CA फाउंडेशन करना है. आप सब लोग विश्वास करते होगे ना, जो बोलते हो वही हो जाता है. तो क्या आपको CA फाउंडेशन करना है, किसी ने पूछा आपको क्या करना है, CA फाउंडेशन करना है, भगवान सुन लेगा, तुरंत हो जाएगा CA फाउंडेशन, बाकी का क्या है ना. फिर जब आप नेक्स्ट पे लेवल पे हो, भगवान ने पूछा, किसी ने पूछा क्या करना है, CA इंटर करना है हमको, तो फिर सुन लेगा भगवान. ऐसे नहीं, आप CA कर रहे हो, यू आर डूइंग अ प्रोफेशनल कोर्स. There are stages of that course which you have to achieve. There are stages which you have to achieve, fine, you will achieve them. But those stages are actually ladders to your entire course, जो आपका chartered accountancy का course है. So most welcome to the world of professionalism now. जब आप ये CA कोर्स ज्वाइन करते हो बेटा, और जब आप क्वालिफाई कर लोगे, जो भी इसमें स्टेप्स हैं उनको अकम्प्लिश करके जब आप अपना CA कोर्स पूरा क्वालिफाई कर लोगे, तो उसके बाद आपके सामने एवेन्यूज़ क्या क्या ओपन हो जाते हैं. आप अपनी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम डिवोट करने जा रहे हो इस कोर्स को. कोई छोटा मोटा टाइम नहीं है, आपका प्राइम टाइम है लाइफ का जो आप डिवोट करने जा रहे हो. तो ये बिल्कुल राइट बनता है आपका, हक बनता है आपका, ये पता होना कि आखिर हम क्या क्या कर सकते हैं CA बनने के बाद. मेरे सामने अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या होंगी. इट्स नॉट जस्ट दैट कि CA कर लिया है मैंने, व्हाट आफ्टर दैट. सो आप जैसे यहाँ पे देख रहे हो कि स्क्रीन पे, होल टाइम प्रैक्टिस में जा सकते हो, होल टाइम सर्विस में जा सकते हो. होल टाइम सर्विस मतलब जब आप जॉब में चले जाते हो, एम्प्लॉयमेंट मार्केट में आ जाते हो. होल टाइम प्रैक्टिस मतलब जब आप एज अ प्रोफेशनल, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी सेल्फ की प्रैक्टिस करोगे. क्लाइंट्स आएंगे आपके पास, आपसे अपना काम करवाएंगे, दे विल हैव वर्क फॉर यू, you will serve them. Then part-time service, part-time practice, that is also possible. Of course, you can convert yourself into an entrepreneur, you can carry on your own business, you can join the industry. There are so many avenues. And my dear friends, अब आज की तारीख में CA प्रोफेशन इतना डायनेमिक हो गया है, इतना डायनेमिक हो गया है, बिकॉज आप देखो ना, इन्वेस्टमेंट्स के मार्केट में कितने नए आयाम खुल गए, कितने सारे नए नए तरीके के. कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट जैसा आज चल रहा है कि आज से पहले कभी हुआ था. क्रिप्टो करेंसी अब आजकल आप सुनते रहते होगे, बिटकॉइन, इथेरियम, क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कितना डेवलप हो गया है. तो जब फाइनेंसेस का मार्केट बढ़ता है, तो जो फाइनेंस प्रोफेशनल है उसकी भी डिमांड बढ़ती चली जाती है. तो फाइनेंस प्रोफेशनल की डिमांड बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिमांड बढ़ेगी और आपको बहुत सारे ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज मार्केट में अवेलेबल होंगे वंस यू आर अ क्वालिफाइड CA. ओके, जो आप एकेडमिक नॉलेज अक्वायर करते हो, जो आप प्रोफेशनल नॉलेज अक्वायर करते हो अपना CA कोर्स के तीनों स्टेजेस को कंप्लीट करते समय, वो तो अपनी जगह है ही. बहुत सारे पर्सनालिटी ट्रेट्स भी हमारे अंदर डेवलप होते हैं. बहुत सारे पर्सनालिटी ट्रेट्स मतलब क्या बोलते हैं, संस्कार या गुण जो हमारे अंदर आ जाते हैं. बहुत सारे फीचर्स हमारे पर्सनालिटी में आ जाते हैं, जो कि क्यों हम अचीव कर पाते हैं, क्योंकि हम उस स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं जो CA कोर्स को अकम्प्लिश करने के लिए चाहिए. लाइक आप अब खुद अपने आप में देखिएगा, खुद आप अपने आप में देखिएगा कि आज अब आप जब CA कोर्स स्टार्ट कर रहे हो, आज का डेट अपने पास आप लिख लो जब आप अपना इस प्रोफेशनल कोर्स की स्टार्टिंग कर रहे हो. एंड देन जस्ट आफ्टर 1 year, एंड देन आफ्टर 2 years, एंड देन आफ्टर 3 years, आप खुद उन्हीं डेट्स पे अपने अंदर झांकिएगा और देखिएगा, आर यू द सेम पर्सन और यू सी योर सेल्फ एज अ चेंज्ड पर्सन ऑल टुगेदर. Gradually and gradually you will see that your personality, your behavior, your attitude towards life, your way of analyzing the things, your way of understanding the things, comprehending them,
everything is slowly and gradually going under a change. सब कुछ धीरे धीरे चेंज होता चला जाएगा, एंड चेंज फॉर द गुड, चेंज फॉर द बेटरमेंट. यू विल बिकम मैच्योर, यू विल बिकम मोर डिसिप्लिन्ड. चीज़ों को जो देखने का नज़रिया होता है उसमें बहुत पॉजिटिविटी आ जाती है. तो ये सारे पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं जो आप जैसे स्क्रीन पे देख भी रहे हो. ऑफ कोर्स इंटेलिजेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट विच आई फाइंड कि जब आप सीए कोर्स करते हो तो आपके अंदर ये बहुत ज़्यादा आ जाता है. कैन यू सी दिस? एनालिटिकल माइंड. एक एनालिटिकल माइंड क्या होता है कि एक सिचुएशन आपके सामने है, उस सिचुएशन को कैसे मुझे पॉजिटिवली डील करना है. लाइफ में आप जानते हो अप्स एंड डाउन्स, अच्छा समय बुरा समय सब चलता ही रहता है, बट हमको कैसे अपने आप को कूल और कंपोज्ड रखना है और किस तरह से उस सिचुएशन को हमको डील करना है ताकि हम उसको डील करके निकल जाएं. तो दैट इज एनालिटिकल बेंट ऑफ माइंड, हाउ यू कैन एनालाइज द सिचुएशन. आप सब लोग अग्री करोगे मेरे साथ दैट एवरी प्रॉब्लम इन दिस वर्ल्ड हैज अ सोल्यूशन, लेकिन वो बिलीफ होना चाहिए कि इट हैज अ सोल्यूशन, एंड देन यू शुड बी हैविंग दैट एनालिटिकल बेंट ऑफ माइंड कि आप उस सोल्यूशन को ट्रेस कर सको. तो अगर पॉजिटिव माइंडसेट नहीं होगा तो आदमी हर चीज़ में नेगेटिव ही देखेगा. तो सीए कोर्स ना हमारे अंदर से वो नेगेटिविटी बिल्कुल खींच के ख़त्म कर देता है और पॉजिटिविटी, होप हमारे अंदर भरता है. आप सोचोगे मैम ये कैसे होगा, हम लोग को तो खाली बुक्स पढ़नी है. हमने तो यही समझा है कि हमको पहले इतनी बुक्स पढ़नी है, फाउंडेशन करना है, फिर इतनी बुक्स पढ़नी है, इंटर करना है, फिर इतनी बुक्स पढ़नी है, फाइनल करना है. हाँ भाई ये तो है, नो डाउट ये है, बट उसके साथ साथ जो प्रोसेस है वो आपको एज एन इंडिविजुअल बदलता चला जाता है. क्योंकि जब व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग न्यू थिंग्स, इतनी चीज़ें और हमको समझ में आने लग जाती है ना कि हमारा सोचने का नज़रिया ही चेंज हो जाता है, एंड दैट गिव्स दैट शार्पनेस ऑफ माइंड टू अस, द एनालिटिकल बेंड. इसीलिए अगर आप में से किसी के पास भी मॉड्यूल है अभी सीए का, नहीं तो आप वेबसाइट पे जाके देखिएगा. सीए का जो मोटो है उसमें अगर आपने देखा हो तो कुछ बना हुआ है, सीए के मोटो में कुछ बना हुआ है, एक बर्ड बनी हुई है ना, दैट बर्ड इज ईगल. और उसमें गीता उपनिषद का एक श्लोक का एक अंश लिखा हुआ है, या एषु सप्तेषु जागृते. तो जिनके पास मॉड्यूल है आप उसमें देखोगे आपका मोटो बना हुआ है ईगल. ईगल समझते हो ना, स्ट्रॉन्ग बर्ड जो दूर से ही अपने शिकार को देख लेता है, एकदम हाइट पे फ्लाई करता है और दूर से अपने शिकार को देख लेता है और यू आता है और एकदम से सडनली अपना जो प्रे है उसको पकड़ के उठा के ले जाता है. तो ये एक्सपेक्टेड है सीए से. क्या एक्सपेक्टेड है सीए से? दैट यू आर हैविंग दैट शार्पनेस ऑफ माइंड, दैट अटेंशन, दैट फोकस, कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स, पीएल, बैलेंस शीट, या जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो आपके सामने है, एंड यू आर हैविंग दैट बेंट ऑफ माइंड दैट यू कैन क्विकली फाइंड आउट कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, कहाँ पे कुछ भी गबन करने की कोशिश करी जा रही है, कहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स की विंडो ड्रेसिंग करने की कोशिश करी जा रही है, वो दिखाने की कोशिश करी जा रही है जो एक्चुअली है नहीं. सो दैट यू नो शार्पनेस ऑफ माइंड, मतलब नज़र तो है आपके पास, लेकिन नज़रिया आपको ये कोर्स देगा कि चीज़ों को देखना कैसे है. दृष्टि तो है लेकिन दृष्टिकोण जो है, दोनों में बहुत फर्क होता है, वो सीए कोर्स आपको देता है. समझ रहे हो? तो या एषु सप्तेषु जागृते जो लिखा है, मतलब वन हु इज अवेक अमंगस्ट ऑल दोज हु आर अस्लीप, या एषु सप्तेषु जागृते. तो ऑल दोज हु आर अस्लीप का मतलब जिनको दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई क्या नहीं दे रहा है, उनको नहीं समझ आ रहा है क्या गड़बड़ है, उसमें से वो व्यक्ति जो जागा हुआ है मतलब जो अवेयर है, जो अवेक है, उसको समझ में आ रहा है क्या गड़बड़ हो रहा है. इंस्टीट्यूट आपको एक ऐसा पर्सनालिटी बनाना चाहता है, क्योंकि जब आपको सीए का क्वालिफिकेशन बेस्टो किया जाता है तो आप इंस्टीट्यूट का एक अभिन्न अंग बन जाते हो. आप इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट करने लगते हो, आप एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने लगते हो. तो आपका भी वो एथिकल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए जो कि एक्सपेक्टेड हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट से. बिकॉज आप जानते हो ना कि एक व्यक्ति कुछ गलत करता है और नाम किसका खराब हो जाता है, पूरी कम्युनिटी का खराब हो जाता है. सो दैट इज़ वाई इंस्टीट्यूट वांट्स कि जो भी बच्चे सीए करके आगे निकलें वो सब इन बातों को समझें कि किस तरह से हमको अपनी इंटेग्रिटी को, एथिकल स्टैंडर्ड्स को होल्ड करके आगे बढ़ना है. क्योंकि एक जन अगर अच्छा करता है तो नाम भी पूरी कम्युनिटी का होगा. सीए मान लीजिए राम प्रकाश हैं, उन्होंने कुछ बहुत बढ़िया करा तो नाम किसका होगा दुनिया में? सीए का.
सीएज ने अच्छा किया है। और एक कोई सीए हैं, लेट्स से मनोहर लाल, उन्होंने कुछ गड़बड़ कर दिया किसी कंपनी में, उन्होंने कुछ गड़बड़ कर दिया, नाम किसका खराब होगा? बताओ, सीए ऐसा करते हैं आजकल। तो एक एक आदमी प्रोफेशन का नाम बनाता भी है, प्रोफेशन का नाम बिगाड़ता भी है। सो दैट इज़ वाई इंस्टीट्यूट ऑल्सो वांट्स कि एकेडमिक्स के साथ साथ आपके अंदर एक आप संस्कारी व्यक्ति बने, एथिकल स्टैंडर्ड्स, वैल्यूज इम्बाइब, कि सिर्फ पैसे लेके हम अपने सिग्नेचर्स को ना बेच दें, हम प्रॉपर ऑडिट करें, प्रॉपर तहकीकात करें, और उसके बाद में लगे कि हाँ यहाँ पे हमारा साइन करना जस्टिफाइड है, तब हम करें। बिकॉज आप जानते हो, अगर हम बिना चीज़ों को समझे कहीं भी साइन कर देते हैं, हज़ारों लाखों लोग हैं जो उन स्टेटमेंट्स के ऊपर रिलाय करते हैं, हज़ारों लाखों लोग हैं जो उन स्टेटमेंट्स के ऊपर रिलाय करते हैं, विश्वास करते हैं उन स्टेटमेंट्स के ऊपर जो सीए ने साइन करके दिया है। राइट एवरीवन? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने आपके सामने रखी कि एज अ सीए जो आपके अंदर डेवलप होगा वो क्या है? एनालिटिकल बेंट ऑफ माइंड। बाकी सारी चीज़ें, सेल्फ डिटर्मिनेशन, पेशेंस, एम्बिशन, एवरीथिंग विल बी देयर। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो सीए कोर्स आपको देता है वो है ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म का मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है? जैसी भी स्थिति हो, जैसी भी परिस्थिति हो, उसमें होपफुल रहना, दैट इज ऑप्टिमिस्टिक। बिकॉज इतनी सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, बहुत ज़्यादा सिचुएशंस आएंगी, भाई मेरे से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, मुझे बहुत मुश्किल लग रही है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बट फिर आप अगले दिन उठते हो, अपने आप को इकट्ठा करते हो, फिर पढ़ना शुरू करते हो। तो ये होता है ऑप्टिमिज्म, दैट यू आर हैविंग अ होप, यू आर हैविंग अ व्यू दैट नो, आई विल बी एबल टू डू इट, आई विल बी एबल टू अचीव इट। जैसे आप देख रहे हो, आप हिंदी मीडियम से आ रहे हो, इंग्लिश मीडियम से आ रहे हो, कॉमर्स बैकग्राउंड से आ रहे हो, साइंस से आ रहे हो, या किसी भी और चीज़ से आ रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सीए कोर्स इस तरह से ड्राफ्ट किया गया है, बनाया गया है, एवरीबडी कैन अचीव इट। व्हाट इज़ ओनली नीडेड सीए कोर्स करने के लिए, जो ओनली थिंग नीडेड होती है बेटा, लेट मी वेरी ऑनेस्ट विद यू, दैट इज़ कंसिस्टेंसी। बहुत ज़्यादा आवर्स का डिवोशन नहीं चाहिए होता है कि एक एक दिन में मुझे पता नहीं कितना 12 घंटा पढ़ना है कि 10 आवर्स पढ़ना है, कुछ भी ऐसा नहीं है। बी वेरी नॉर्मल, अपने आपकी फिजिकल कैपेसिटीज़ आपको जितना अलाउ करें, मेंटली आप जितना करके खुश रह सको, बस उतना पढ़ो, आराम से चीज़ों को मैनेज करो। परेशान होके तो लाइफ में कोई काम हो ही नहीं सकता है। इंजॉय करके करने से काम अच्छे से होता है। अगर आप वही काम इंजॉय करके करोगे, भाई आई एम रेलिशिंग इट, मुझे मज़ा आ रहा है पढ़ने में, हम रेलिश कर रहे हैं उसको, तो आप सोचिए आपके लिए वही रोड कितनी ईजी हो जाएगी। और वही अगर आप सोचो, हे भगवान फिर पढ़ना है, ओ गॉड कब ये ख़त्म होगा, कब मुझे इससे छुटकारा मिलेगा, तो ऐसे अगर आप मतलब एक हेट करते रहोगे स्टडीज़ को, कब ख़त्म होगी, कब ख़त्म होगी, किसी चीज़ को हेट करते रहोगे तो फिर वो आपको कैसे रिटर्न में प्यार देगी, बताइए? इट इज़ नॉट पॉसिबल ना। सो यू हैव टू लव योर स्टडीज़। एंड वाई शुड से कोई कंपल्शन नहीं है। अगर आपने भाई अपनी लाइफ के लिए फैसला किया है कि मुझे ये कोर्स करना है, तो वाई नॉट डू इट इन अ लविंग, चार्मिंग एंड ब्यूटिफुल मैनर। उस चीज़ को हम खुश रह के इंजॉय करके करें ना। कोई किसी ने हमारे सर पे बोझ थोड़ी लाद दिया है कि झेलो इसको करो, हमने अपने लिए ये चॉइस करा है, तो अपने डिसीजन को तो हमें बहुत ही रिस्पेक्ट करना चाहिए, बताइए नहीं करना चाहिए? ये डिसीजन हमने खुद लिया है, तो वी शुड रिस्पेक्ट आवर डिसीजन दैट आई हैव डिसाइडेड टू डू दिस कोर्स, लेट मी नाउ रिस्पेक्ट माई डिसीजन। और उसके लिए यू शुड बी हैप्पीली looking forward each day to study new things and go through your courses. They should never pull you back, they should encourage you। कभी कोई चीज़ समझ में ना आए, कोई प्रोविजन नहीं समझ में आ रहा है, कुछ बात नहीं बन रही है, तो वो चीज़ आपको पुल बैक करने के बजाय आपको और चार्ज अप करनी चाहिए, और आपको एक्साइटमेंट आ जाना चाहिए, वाह समझ में नहीं आ रहा है, और कोशिश करते हैं पढ़ने की। तो ये बेटा जो मैं आपको समझा रही हूँ ना, ये हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम सिचुएशन को किस तरह से डील करना चाहते हैं। वही सिचुएशन को हम रो के भी डील कर सकते हैं, वही सिचुएशन को हम हंस के भी डील कर सकते हैं। ये कोर्स बड़ा है, यहाँ से आपको 4 साल लगभग पढ़ाई करनी है, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत ईजी लगेंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको उतनी ईजी नहीं लगेंगी। तो ऐसा तो नहीं कि एक बार हमको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है तो हम रोने लग जाएंगे ना। कभी डिफ़िकल्ट लग रही है कुछ चीज़ें, थोड़ा टाइम ले रही हैं समझने में, आपके माइंड में सेटल होने में, तो अलाउ देम दैट टाइम। सबसे अच्छा रास्ता है, आज पढ़ लिया, थोड़ा कम समझ में आया, कोई बात नहीं, 2 दिन 3 दिन बाद फिर से एक बार टेकअप किया,
रिपीटेड रीडिंग से तो बड़ी बड़ी चीज़ें हमें अचीव कर सकते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें समझ में आ सकती हैं, है ही क्या और कुछ, राइट। तो 3 स्टेजेस आप जानते हो, सामने दिख रहे हैं। फाउंडेशन, जिसपे अभी आप सब ज्वाइन अप कर रहे हो, देन उसके बाद इंटरमीडिएट आ जाता है, एंड देन द फाइनल लेवल। फाइनल लेवल क्वालिफाई करते ही यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड देन यू कैन चूज द वे ऑफ योर लाइफ, आप जिस तरह से भी आगे बढ़ना चाहते हो। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है ना, जैसे पहुंच ही गए, लेकिन सच बता रहे हैं ये समय ऐसे ही निकल जाता है। आज आप यहाँ बैठे हो, हम लोग डिस्कशन फाउंडेशन का कर रहे हैं, पता ही नहीं चलेगा, ब्लिंक ऑफ एन आई पे ये साल गुजर जाएंगे और लो ये तो फाइनल भी हो गया। सो व्हाट इज सीए फाउंडेशन, जिसपे अपने लोग शुरुआत कर रहे हैं। आप जानते हो कि दिस इज द एंट्री लेवल टू द सीए कोर्स, एंड फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव लेट्स से क्लियर्ड, लेकिन अपीयर्ड भी बोल सकते हैं हम लोग, हु हैव अपीयर्ड फॉर क्लास 12, और बाकी चीज़ों को गिवन सिचुएशंस को ध्यान में रखे तो मे बी हु हैव नॉट येट अपीयर्ड ऑल्सो, वो लोग भी फाउंडेशन एग्जाम्स देने जा रहे हैं। तो सीए फाउंडेशन जो कि एंट्री लेवल एग्जाम है बेटा, ट्वाइस अ ईयर करवा देता है इंस्टीट्यूट, ताकि बहुत ज़्यादा वेट ना करना पड़े आपको एग्जाम के लिए। सो मई एंड नवंबर जनरली एग्जाम्स करवाए जाते हैं। टोटल में 4 पेपर्स हैं जिसपे इंस्टीट्यूट आपसे क्वेश्चंस पुट अप करता है, 4 पेपर्स। और 4 पेपर्स को अभी इस समय जो हमारा पैटर्न चल रहा है स्टडी का, उन 4 पेपर्स को 2 ब्रॉड हेड्स में डिवाइड कर दिया गया है। 2 पेपर सब्जेक्टिव हैं, सब्जेक्टिव जैसा कि आप 10th या 12th पे आप लोग देखते हो अपने स्कूल में जब आपने एग्जाम्स दिए होंगे। सब्जेक्टिव का मतलब पूरा पेपर होगा और आपको पूरा 100 मार्क्स का पूरा रिटन पेपर करना होगा, आंसर्स प्रॉपरली पूरे लिखने होंगे। तो जो 2 सब्जेक्टिव पेपर्स हैं आपके, ये जो 2 ये सब्जेक्टिव पेपर्स हैं, ये किसके 2 सब्जेक्टिव पेपर्स हैं? अकाउंट्स, एक अकाउंट्स का है सब्जेक्टिव पेपर और दूसरा है लॉ का। सो वन सब्जेक्टिव पेपर इज ऑफ अकाउंट्स एंड द अदर सब्जेक्टिव पेपर इज ऑफ लॉ। तो अकाउंट्स वो हुआ जो कॉमर्स स्ट्रीम से जो बच्चे आ रहे हैं, उन्होंने शायद थोड़ा बहुत अकाउंट्स पढ़ा होगा, बुरा लगा होगा आपको सुन के अगर मैंने थोड़ा बहुत कहा, तो थोड़ा हटा दीजिए, बहुत पढ़ा होगा, ठीक है, 12th लेवल पे 11th लेवल पे। तो एक आपका अकाउंट्स हो गया और दूसरा हो जाता है लॉ, ठीक है। अभी मैं पेपर भी दिखाऊंगी आपको कौन सा है क्या है। तो लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट होगा पर्टिकुलरली जो आपने शायद 11th 12th लेवल पे टच नहीं करा होगा, ठीक है। तो अभी उसमें क्या है, कम टू दैट। तो ये 2 पेपर्स हैं 100 मार्क्स के जो सब्जेक्टिव पेपर हैं, एंड देन अदर 2 पेपर्स, द पेपर नंबर 3 and 4, दे आर ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव जिसको पॉपुलरली क्या कहा जाता है, MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यू हैव 1 क्वेश्चन एंड देन देयर आर 4 ऑप्शंस, तो MCQ पेपर है। तो MCQ पेपर 2 आपके कौन से हैं? एक हो जाता है मैथ्स, MCQ पेपर इज मैथमेटिक्स विच इज ऑल्सो स्टैटिस्टिक्स इज देयर, एंड द अदर इज इकोनॉमिक्स। तो ये 2 पेपर जो हैं आपके, ये कौन से हो जाते हैं, MCQ पैटर्न में। 400 मार्क्स के टोटल पेपर्स हो जाते हैं, एक दिन में एक पेपर होता है। जो आपके सब्जेक्टिव पेपर्स हैं, सब्जेक्टिव पेपर्स दे आर ऑफ 3 hours ईच, बट जो ऑब्जेक्टिव पेपर्स हैं दे आर ऑफ 2 hours ईच। पेपर सारे 100 मार्क्स के हैं, मतलब आप टोटल कितने मार्क्स का एग्जाम देने जाते हो, 400 मार्क्स का। बट सब्जेक्टिव पेपर्स को राइट करने के लिए आपको टाइम कितना मिलता है, 3 hours का, और ऑब्जेक्टिव पेपर को कंप्लीट करने के लिए आपको टाइम मिलता है 2 hours का। तो टोटल में कितने दिन लगते हैं आपको एग्जाम देने में, 4 days। एक दिन अकाउंट्स होगा, फिर एक दिन लॉ होगा, फिर उसके बाद मैथमेटिक्स हो जाएगा, फिर इकोनॉमिक्स हो जाएगा, ठीक है। जो सब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं, बिकॉज दे आर फुल राइट अप पेपर्स, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग का कोई स्कोप नहीं है। बट जो ऑब्जेक्टिव पेपर्स है, मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, पेपर नंबर 3 and 4, दे कैरी अ नेगेटिव मार्किंग फॉर एवरी रॉन्ग आंसर दैट यू मार्क, okay, so that is a 0.25 नेगेटिव मार्किंग पर रॉन्ग आंसर दैट यू गिव। तो जो भी आपके मार्क्स आ रहे होंगे, जो आपने क्वेश्चंस करेक्टली अटेम्प्ट करें, उसमें से जितने क्वेश्चंस आपने रॉन्गली अटेम्प्ट करें इनटू 0.25 जितने मार्क्स होंगे, मतलब 4 क्वेश्चन गलत करें अगर, तो कितना नंबर डिडक्ट हो जाएगा, 1 नंबर। 4 क्वेश्चन गलत करने पर कितना मार्क्स चला जाएगा, तो थप के मान लीजिए अगर 70 आ रहे होंगे तो 70 के 69 हो जाएंगे, राइट। तो ये हैं आपके वो 4 पेपर्स, your 4 papers, the entire subject matter that you can see. So subjective and objective papers. Paper 1, principles and practice of accounting. तो अकाउंटिंग में क्या क्या टॉपिक्स अपने को पढ़ने रहते हैं, बहुत सारे वो टॉपिक्स हैं जो 11th 12th पे आपने कवर करे हुए हैं, बट द पर्सपेक्टिव विथ विच दीज चैप्टर्स यू हैव डन एट 11th and 12th and the perspective with which you study those same chapters at CA Foundation is completely different. It is not the same at all.
तो अब जैसे चैप्टर्स लाइक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स हैं, या BRS है, या डेप्रिसिएशन है, या पार्टनरशिप है, या कंसाइनमेंट अकाउंट्स है, या कंपनी अकाउंट्स है, ये सभी कुछ आपको CA फाउंडेशन की, मतलब आप पूरा 11th मिला लो, 12th मिला लो, कुछ चैप्टर्स और मिला लो जो 11th 12th पे भी आपने नहीं पढ़े होंगे, वो आपको सब CA फाउंडेशन पे पढ़ने हैं। बट बेटा 11th 12th में आप पढ़ते हो, एक क्या ऑब्जेक्टिव है भाई, बोर्ड एग्जाम देना है। यहाँ पे अब जब आप पढ़ रहे हो तो व्हाट इज द होराइजन, यू हैव टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, CA बनने वाले हो। तो आप BRS बना रहे हो अगर, तो आप BRS किस माइंडसेट से बनाओगे कि क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, कुछ ही दिन में CA बन जाओगे, और CA बन जाओगे तो फिर क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व करोगे, रियल लाइफ टाइम BRS बनाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे जब आप वही चैप्टर्स, रेक्टिफिकेशन ले लीजिए आप, इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन जैसे मैंने नाम लिए, तो एवरीथिंग यू हैव टू स्टडी फ्रॉम दैट बेंट ऑफ माइंड दैट यू आर अ प्रोफेशनल। आपके सामने क्लाइंट बैठा है, वो आपसे कोई बात कर रहा है, कुछ पूछ रहा है, आपको उस पोजीशन में अपने आप को लाना पड़ेगा कि आप उसको कॉन्फिडेंटली, इंडिपेंडेंटली एक रैशनल आंसर दे सको, उसको समझा सको बातों को। सो उस माइंडसेट के साथ आप अपने CA फाउंडेशन, इंटर और फाइनल पे अकाउंट्स के पेपर की स्टडी को करते हैं, ठीक है। फिर जो दूसरा पेपर है सब्जेक्टिव, दैट इज बिजनेस लॉ। 2 पोर्शन हो जाते हैं इस पेपर में, सेक्शन A एंड सेक्शन B। सो सेक्शन A इज कंप्राइजिंग ऑफ 60 मार्क्स विच इज बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ, कमर्शियल लॉ भी बोल सकते हैं, ट्रेड लॉज भी बोल सकते हैं। जो भी हमारे देश में व्यापार चल रहा है, व्यापार सुचारू रूप से चल पाए, सुचारू रूप से मतलब समझते हो क्या होता है, प्रॉपरली सीमलेस वे में हो पाए और उसमें कोई प्रॉब्लम्स ना आए, तो उसके लिए लोगों के मन में थोड़ा डर पैदा करना पड़ेगा। डर इस बात का कि भाई अगर हम गलत करेंगे तो हमको कानून का दरवाज़ा फिर वहाँ पे जाना पड़ेगा और कानून हमसे क्वेश्चन करेगा, कोर्ट हमसे क्वेश्चन करेगा कि भाई आपने ऐसा क्यों कर दिया। तो वो डर कैसे पैदा करा जाएगा, जब उस चीज़ के लिए कानून होगा। लॉ का मतलब होता है कानून, तो जब उस चीज़ के लिए कानून होगा तो हमारे मन में डर होगा कि भाई हम अपनी वादा खिलाफी करेंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हमने बनाया हम उसको तोड़ देंगे तो कानून के सामने हमको जाना पड़ेगा। तो वो दिन ना देखना पड़े तो भैया ठीक है, अपना काम अच्छे से करो, जो वादे किए निभाओ, जो कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए हैं उनको पूरा करो। सो ये सब हो जाती हैं बिजनेस लॉज। देन एक सेक्शन B है विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पोर्शन, 40 मार्क्स, जिसको हम लोग पॉपुलरली BCR बोलते हैं, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। This paper particularly helps you to polish up with your, let's say, particularly the written skills. As a professional, you will be, आप चाहो ना चाहो, as a professional, you will be in a position to, and you will be required to write out letters, write out deeds, write out replies to various authorities, income tax appellate tribunal, NCLT, बहुत सारे अथॉरिटीज से आपको अपने क्लाइंट के बिहाफ पे कम्युनिकेट करना पड़ेगा। और जितने भी सारे गवर्नमेंट दफ्तर होते हैं सभी में सारा जो भी कुछ कहा जाता है वो ओरल नहीं चलता है, सब कुछ रिटन फॉर्म में सबमिट करना पड़ता है। तो उसके लिए हमारी राइटिंग स्किल्स को भी शार्प होना पड़ेगा कि नहीं। सो जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग है, किस तरह से एक प्रोफेशनल ईमेल ड्राफ्ट होना चाहिए, प्रोफेशनल लेटर कैसे ड्राफ्ट होना चाहिए, मैसेजेस कैसे ड्राफ्ट होने चाहिए। देन थोड़ा सा इंग्लिश और वोकैब्युलरी के ऊपर भी, कि इंग्लिश लैंग्वेज भी आपकी थोड़ी प्रॉपर होनी चाहिए। बिकॉज आप सोचो ना, अगर मैं अभी इंग्लिश बोलूं और मैं थोड़ा गलत इंग्लिश बोलूं तो ऑब्वियसली बात है कि सुनने वाले को थोड़ा सा ही लगेगा ना कि काश ये ठीक से बोलते, है ना। जैसे मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि कल मैं पार्क में खेलने गई थी, ठीक है, और मैं बोल रही हूँ आई एम प्लेइंग इन द पार्क। So I am really not playing in the park. I am saying I am visiting the park. No, I have to say I visited the park. So your English little bit has to be better. It doesn't matter अभी तक क्या था, जो भी था, यहाँ पे थोड़ा सा उसके ऊपर भी वर्क अपॉन करवाया जाता है, ग्रामर स्किल्स के ऊपर वर्क अपॉन करवाया जाता है, so that हम उसको थोड़ा सा शार्प कर सके, ताकि जब हमको रिटन कम्युनिकेशन करना पड़े अपने क्लाइंट के बिहाफ पे आउटसाइड वर्ल्ड से, आप एक कंपनी में मान लीजिए चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में अपॉइंट हो गए हो, कंपनी के बिहाफ पे आपको कभी सेबी से कम्युनिकेशन करना है, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से, मान लीजिए आपको सरकार से कम्युनिकेशन करना है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से कम्युनिकेशन करना है, तो उसके लिए लिखना तो पड़ेगा ना, और लिखने के लिए वो स्किल्स हमारे हाथ में होनी चाहिए। तो ये सोच के इंस्टीट्यूट ने BCR का पेपर यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। तो ये दोनों सब्जेक्टिव पेपर्स आपके 100 मार्क्स के। देन इफ़ यू टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव पेपर्स, मैथमेटिक्स अगेन
lots of topics that you have covered at class 11th and 12th, like APGP है, calculus है, simple interest, compound interest. So quite easy things are also there, little bit of tricky things are also there. So ये पूरा आपका मैथमेटिक्स का पेपर बन जाता है. फिर अगेन वहाँ पे भी पेपर 3 में भी 60-40 में सेक्शन ए सेक्शन बी डिवाइड करा गया है. सेक्शन बी अगेन आ जाता है स्टैटिस्टिक्स, और सेक्शन ए में मैथमेटिक्स के साथ एक नया पोर्शन इंट्रोड्यूस करा गया है, LR, लॉजिकल रीजनिंग. ये ना आपको स्कूल डेज में जूनियर क्लासेस में कभी करवाया जाता होगा, लॉजिकल रीजनिंग. जैसे अगर मैं एग्जाम्पल दूँ आपको लॉजिकल रीजनिंग का, तो जैसे मैंने ये एक पैटर्न बनाया है, ठीक है, अब मैं आपको कह रही हूँ इसको कैरी करते चले जाओ. तो ये क्या है? लॉजिकल रीजनिंग है. समझ रहे हो आप? दिस इज लॉजिकल रीजनिंग. कि अब आप इस पैटर्न को पकड़ लो कि अब इसके बाद क्या आना चाहिए, अब इसके बाद स्क्वायर आ जाएगा, फिर ट्राइंगल आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा. लॉजिकल रीजनिंग. आर यू गेटिंग थिंग? ए के बेटा की बेटी के ये के वो, तो वो है, तो वो ए के कौन हुए? ये सारे क्वेश्चंस, ये जो रिलेशनशिप बेस्ड हो जाएंगे, जहाँ पे आपको एक सीरीज दे दी जाएगी, उसको आपको कैरी ऑन करना है, जस्ट फ्रॉम योर कॉमन सेंस आपको उसको समझ के करना है. तो स्कूल डेज में आई एम श्योर कभी कभी ये सब एक्सरसाइजेस करवाई नहीं जाती थी, तो यही लॉजिकल रीजनिंग हो जाती है. तो बहुत इंटरेस्टिंग भी होती है, बड़ा मज़ा भी आता है करने में. फिर पेपर 4 आ जाता है, विच इज़ अगेन MCQ, इकोनॉमिक्स, एंड जो 60 मार्क्स का हो जाता है. तो इसमें अगेन 11-12 की थोड़ी थोड़ी इकोनॉमिक्स आ जाती है, नेशनल इनकम आ जाता है, डिमांड सप्लाई वाली चीज़ें आ जाती हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स आ जाती है, जो इंडियन इकोनॉमी के सबसे बड़े मुद्दे हैं, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. ये सब चीज़ें इकोनॉमिक्स में पढ़नी पड़ती हैं. एंड देन इसको अपने लोग पॉपुलरली बोलते हैं BCK, बिजनेस कमर्शियल नॉलेज. ये क्या क्या गवर्नमेंट के फॉर्म्स हैं, बिजनेस के क्या क्या फॉर्म्स हैं हमारे यहाँ, बिजनेस कैसे कैसे अपने यहाँ चलाया जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या सुविधाएं हैं हमारे पास, कौन कौन से गवर्नमेंट ने ऐसे इंस्टीट्यूशंस बना दिए जो हमारी इकोनॉमी के पाइवटल पोजीशंस पे बैठे हैं, जैसे RBI, जैसे SEBI, ठीक है ना. सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितनी सारी अथॉरिटीज़ इस्टेब्लिश करी हैं, स्टेट गवर्नमेंट ने कितनी सारी अथॉरिटीज़ इस्टेब्लिश करी हैं. तो ये है बिजनेस कमर्शियल नॉलेज, क्योंकि इन्हीं सब की मदद से हमारी इकोनॉमी, हमारा बिजनेस चल पाता है. तो आप देखो कि कितना बढ़िया पूरा कोर्स पैटर्न डिवाइस करा है इंस्टीट्यूट ने CA फाउंडेशन लेवल पे, आपको एक ओवरऑल बेंट ऑफ माइंड देने के लिए, बिफोर यू कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट प्रोफेशनल लेवल ऑफ CA इंटरमीडिएट. ओके, पासिंग क्राइटेरिया क्या है? आपको जैसे आपने 400 मार्क्स के पेपर दिए हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, 400 मार्क्स के आपने टोटल पेपर दिए हैं. तो पासिंग क्राइटेरिया क्या है? 400 मार्क्स में मिनिमम आपके 200 मार्क्स आने ही आने चाहिए. यानी कि कितने हो गए? एज यू कैन सी कितना हो गया? 50%. कि मिनिमम आपके कितने मार्क्स आने ही आने चाहिए? 50%, यानी कि 200. ठीक है, लेकिन इंस्टीट्यूट बोलता है कि 200 तो आप ला रहे हो, लेकिन उसके साथ मिनिमम आपके हर पेपर में 40 मार्क्स भी होने चाहिए. अगर किसी पेपर में आपके 40 मार्क्स नहीं है मिनिमम, मान लीजिए यहाँ पे 38 है और बाकी सब में हम मान लेते हैं कि हमारे 40 या 50 के ऊपर हैं, तो मान लीजिए हमारा टोटल 200 भी है या 200 के ऊपर भी पहुँच गया है, लेकिन एक पेपर में हमारे 40 से कम है, मामला गड़बड़ हो जाएगा, पास नहीं हो पाएंगे. इज दैट क्लियर एवरीवन? तो 40% मार्क्स हमको चाहिए ही चाहिए हर इंडिविजुअल पेपर में, और ओवरऑल में कितने चाहिए हमको? 50% ऑफ द मार्क्स. लेकिन जब हम लोग इतनी मेहनत से पढ़ाई करेंगे तो क्या हम लोग सिर्फ 50% लेके आएंगे? अपने लोग यहाँ अकेडमी में, क्रक्स अकेडमी में अपना बेंचमार्क हम लोग कितना मान के चलते हैं? 75%. यानी कि अपने को कोशिश करनी है कि कुछ नहीं तो हम लोग कम से कम 400 में 300 नंबर को ज़रूर टच करें. समझ में आई बात? जब उतने के लिए एम करेंगे तो डेफिनेटली थोड़ा नीचे भी रहे, कम भी रहे, तो 50% के तो काफ़ी ऊपर ही चले जाएंगे ना. तो अपने लोग जो अपना स्टडी रखते हैं वो इस इरादे से आगे बढ़ते हैं कि भाई हम 75% का एक बेंचमार्क ज़रूर टच करें. ठीक है, सो वंस यू विल बी डन विद योर CA फाउंडेशन, देन यू कैन फर्दर प्रोसीड. आप CA फाउंडेशन करते ही समझ लो एक अकाउंटिंग टेक्नीशियन तो आप बन ही जाते हो. इतनी नॉलेज अब CA फाउंडेशन लेवल पे ही आपको मिल जाती है कि आप अकाउंटिंग टेक्नीशियन तो उसी समय कहलाने लग जाओगे. ठीक है, बट ऑफ कोर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट आप कब कहलाओगे? जब इंटरमीडिएट और फाइनल तक आप कंप्लीट कर लो. तो CA फाउंडेशन बेटा कंप्लीट करने के बाद की जो राह होती है वो क्या, कि आपको इमीडिएटली रजिस्टर कराना पड़ता है फिर अपने इंटरमीडिएट कोर्स के लिए. ठीक है,
और इंटरमीडिएट कोर्स के लिए रजिस्टर कराते ही आपको एक 4 वीक्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ती है, विच इज़ इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी and soft skills. So this is integrated course on information technology and soft skills. Soft skills matlab your behavior, how you should stand, how you should sit, how you should speak, how you should deal with people, usko bolte hain soft skills. Okay, and thoda sa information technology, because अब आज का digital arena में आप टेक्नोलॉजी से तो विमुख होकर रह ही नहीं सकते, हमें नहीं मतलब है क्या हो रहा है, मतलब तो रखना पड़ेगा, ठीक है ना. And then you will appear in your intermediate exam after your 8 months of study. So like you will be going for your CA foundation exams in November 21, right? If you're going for November 21, then आपका CA intermediate का exam कब आएगा? November 22. CA intermediate you will be giving in November 22, and just 3 years from that time, 2.5 years maybe, you will be giving your CA final. तो CA फाइनल आप कब दे रहे होगे? November 25 में probably, ठीक है. देन जैसे ही आप इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप क्लियर कर लेते हो, यू विल बी रजिस्टरिंग फॉर योर 3 years ऑफ आर्टिकलशिप अंडर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. यू विल रजिस्टर फॉर योर CA फाइनल कोर्स जब आप इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप्स क्लियर कर लोगे. एंड देन अगेन आपको एक 4 वीक्स का फिर से कोर्स करना पड़ेगा, सेम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स का, लेकिन उसमें और एडवांस्ड लेवल पे हो जाता है. तो इसको क्या नाम दे दिया जाता है? AICITSS, Advanced Integrated Course on Information Technology and Soft Skills. Then you will appear for your final exam, complete your 3 years of practical training, you will become a member of ICI. It's so simple. तो जो आपकी टाइमलाइन है देखिए क्या, ये है वो गोल्डन डेट जो आपके सामने है बुलंद सितारे में. दिस इज़ दैट गोल्डन डेट दैट यू शुड ऑलवेज आपकी वॉल पे ये बिल्कुल ऐसे ही एक चार्ट पेपर लेके ऐसा ही कटआउट बना के उसमें लिख के अपनी वॉल पे पेस्ट कर लीजिए. और इसी दिन का इंतज़ार आपको होना चाहिए, November 25, वेयर यू विल बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. ओके, सो आप अपना 12th अभी दे रहे हो या दे दिया है, November 21 में आप फाउंडेशन दे दोगे, रिजल्ट समवेयर इन जैन आ जाएगा. एंड November 2022 में यू विल बी गिविंग योर बोथ ग्रुप्स ऑफ CA इंटरमीडिएट. Then you'll be completing your computer and soft skills training. Then you will after that register for intermediate. आर्टिकलशिप शुरू हो जाएगी रिजल्ट आने के बाद. एडवांस्ड कोर्स जो है वो आप करोगे, और देन यू कैन गिव योर CA final exam in November 2025, right? So this November 2025 should always be on your mind. तो November 25 में आप एग्जाम दोगे तो समवेयर जैन में रिजल्ट आएगा, तो Jan 26 में आप CA हो जाएंगे. लेकिन वो आप CA Jan 26 के नहीं कहे जाते, वो आप CA कब के कहे जाओगे? November 25 के ही, क्योंकि भाई आप होता है ना किस अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया, तो वो अटेम्प्ट आप Jan 26 थोड़ी बोलोगे, अटेम्प्ट आप क्या बोलोगे? November 25, ठीक है. सो दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू. जब आप एक गोल सेट कर लो बेटा, जैसे कि आपने कर लिया है, अगर आप सभी जानते हो ये सब कहावतें हैं, और जब हम अपनी पर्सनल लाइफ में इनको उतारने की कोशिश करते हैं तो हम देखेंगे कि ये बिल्कुल सच है कि अगर आप एक गोल अपना प्रॉपरली सेट कर लो और उसके लिए पॉजिटिव माइंडसेट से तैयार हो जाओ कि हमको ये चीज़ अब अचीव करनी है, तो ट्रस्ट मी आधे से ज़्यादा काम तो समझ लीजिए आपका हो गया. क्योंकि किसी भी ऐसे बड़े काम को करने के लिए जो आप करने जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की नीड है वो है पॉजिटिव माइंडसेट. पॉजिटिव माइंडसेट से बेटा ट्रस्ट में बड़े से बड़े गोल्स को अचीव किया जा सकता है. इफ़ यू हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ एंड यू हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट, कोई भी प्रॉब्लम आएगी, कोई भी मुश्किल आएगी, हम सेल थ्रू करते चले जाएंगे, हम रुकने वाले नहीं. सो एज यू रीड अ गोल दैट इज प्रॉपरली सेट इन लाइफ, है ना, तो अ गुड स्टार्ट मीन्स हाफ वे ऑलरेडी डन. तो दैट इज आई थिंक यू आर ऑलरेडी डूइंग. So together we are going to begin our journey, and then goal will be very near to us. हम लोग फटाफट उसको अचीव कर लेंगे. अगर ऐसे देखा जाए तो it's just a matter of few years, just a matter of few years. November 21 पे आप ऑलरेडी खड़े हो, November 25 आप ऑलरेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो अगर हम कंसिस्टेंसी रखेंगे, जैसे मैंने अपने सेशन के स्टार्टिंग में भी आपसे कहा कि अगर आप कंसिस्टेंसी रख के चलते हो, आवर्स बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती, ना फाउंडेशन, ना इंटर, ना फाइनल पे नहीं होती है. फाइनल को पढ़ने के लिए तो आपके पास 3 साल का टाइम होता है.
सिर्फ और सिर्फ जो एक चीज नीडेड होती है वो है कंसिस्टेंसी, कि अगर मैंने रोज 2 घंटा, रोज 3 घंटा डिसाइड किया है पढ़ने का, तो वो फिर रोज का मतलब है 365 डेज। रोज का मतलब 200 डेज आउट ऑफ 365 डेज नहीं होता है ना, रोज का मतलब होता है 364 डेज भी नहीं, डेली का मतलब होता है डेली। इतना बिलीव मी, ट्रस्ट मी, अगर इतना आप कर लोगे, nobody in this world can stop you from achieving your results in your very first attempt। बस लेकिन ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है जो मैं बोल रही हूँ, और मन को खुशी भी मिलती है, लेकिन जब रियलिटी पे आते हैं करने ना, तो बस इतना ही करना मुश्किल हो जाता है, इतना ही करना मुश्किल हो जाता है। तो वही हमें अपने आप को इतना मजबूत बनाना है कि जो डिसीजन मैंने लिया है कि भाई रोज मेरे को 3 घंटा डिवोट करना है, 2 घंटा डिवोट करना है, जो भी हमने अपने लिए डिसीजन लिया है, रोज 2 घंटा, रोज 3 घंटा, रोज 4 घंटा, व्हाटएवर, वो अब रोज करना है, मे व्हाट कम, चाहे जो हो जाए। लेकिन ये 3 घंटे जब मेरे पूरे हो जाएंगे, दुनिया का बाकी काम उसके बाद होगा, उसके पहले नहीं होगा। इफ यू डू दैट मच, बिलीव मी बेटा, कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है हर फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल क्वालिफाई करने से। लेकिन ये अगर करने में हमसे गड़बड़ होती है तो फिर मुश्किलें खड़ी हो जाती है। ये कहना कि अरे छोड़ दो, 2 दिन नहीं पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, तो फिर अपने आप से पूछिए 2 दिन खाना मत खाइए, क्या हो जाएगा? 2 दिन पानी मत पीजिए, क्या हो जाएगा? तो जो हो जाएगा वही हो जाएगा 2 दिन पढ़ाई ना करने से। जब हम वो नहीं छोड़ सकते हैं, एक दिन के लिए क्या छोड़ो, एक प्रहर के लिए नहीं छोड़ सकते हैं, दिन में 4 बार खाने को चाहिए, वो जब नहीं छोड़ा जाता है तो पढ़ाई क्यों 2 दिन के लिए छोड़ दो, पढ़ाई क्यों 4 दिन के लिए छोड़ दो? गांठ बांध लीजिए इस बात की, डेली मीन्स डेली। जिस दिन से हाथ बेटा 2 आवर्स भी बहुत होते हैं, 3 आवर्स, 4 आवर्स, 1 आवर, एवरीथिंग इज फाइन। हर किसी की ना अपनी फिजिकल कैपेबिलिटीज अलग होती हैं। हमको अपने आप को, अपने माइंड को ओवर बर्डन, ओवर प्रेशराइज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ट्रस्ट मी, परेशान होके पढ़ाई नहीं होती है, बिल्कुल खुश रह के पढ़ाई होती है, हैप्पी मन से पढ़ाई होती है कि मुझे मजा आ रहा है पढ़ने में, हम इसलिए पढ़ रहे हैं, मुझे झेलना पड़ रहा है, हम इसलिए पढ़ रहे हैं। इस एटीट्यूड को बिल्कुल हमको अपने अंदर ना लेके ही नहीं आने देना है, और आने लग जाए तो तुरंत उन लोगों से बात करनी है जो आपके अंदर से वो नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। आपके पेरेंट्स, आपके मेंटोर्स, आपके टीचर्स, या कोई फ्रेंड, भाई बहन, कोई भी हो सकता है जो आपसे बात करके आपके अंदर की नेगेटिविटी को दूर कर दे तुरंत। या सबसे ज़्यादा जो व्यक्ति ये काम सबसे ज़्यादा अच्छे से कर सकता है, पता है वो कौन है? वो है हम खुद। ट्रस्ट मी, आपसे ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस और कोई नहीं दे सकता है। हम सबसे ज़्यादा खुद को ही मोटिवेट कर सकते हैं कि नहीं यार उठो, करो, ऐसा भी क्या है, पढ़ाई ही तो है, हो जाएगी। बट बिलीव मी, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ, जितना ज़्यादा आप अपनी पढ़ाई को प्यार दोगे, इज्जत दोगे, उतना ही, उससे भी ज़्यादा वो आपको रेसिप्रोकेट करेगी। खुश मन से काम जब होता है तब वो अच्छा होता है, डल मन से जब काम होता है वो कभी अच्छा नहीं हो सकता है। तो अगर आप परेशान होके पढ़ोगे, क्योंकि पढ़ाई बहुत करनी है, मैं झूठ क्यों बोलूं कि अरे बहुत आसान है, आसान है, आसान है, लेकिन आसान तब है जब आप उसको रेगुलरिटी से करते रहो। पढ़ाई बहुत करनी पड़ेगी, मतलब बहुत क्या, बहुत ही करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा थोड़ी कि सारी आज ही करनी एक ही दिन में, कितना टाइम है। लेकिन बहुत टाइम भी तब बहुत होता है ना जब उसको यूटिलाइज करो। 3 साल में 2.5 साल निकाल दिए बैठे बैठे, अब तो टाइम ही नहीं बचा है, इतनी पढ़ाई, तो खुद हमने समीकरण बिगाड़ लिया ना अपना, है ना। जैसे मैच में देख लो, क्रिकेट मैच में आजकल 2020 का सब चलता है, तो शुरुआत के 7 ओवर 8 ओवर निकाल दिए 20 ओवर में से, 9 ओवर निकल गए, अब यार रन ही नहीं बन पा रहे, रन ही नहीं बन पा रहे, तो हमने पूरा समीकरण तो खुद बिगाड़ लिया है अपना। तो दैट इज वाई, अगर आज आपके सेशन से, जो मैंने अभी सेशन आपका लिया है, इससे अगर आप कुछ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ टेक अवे लेके जाना चाहते हो, टेक अवे ज़रूर हम लोग बात करते हैं हर सेशन के एंड में। टेक अवे का मतलब होता है हम अपने लिए आज ये सेशन अटेंड करके क्या सीख लेके जा रहे हैं। मेरा खुद पर्सनली ये बहुत मानना है, जब मैं कोई भी सेशन अटेंड करती हूँ किसी भी चीज़ का, आई ऑलवेज फाइंड आउट कि मेरे लिए इसमें से सबसे बड़ा टेक अवे क्या है, जो चीज़ मैं अपने ऊपर इम्बाइब कर सकती हूँ, फॉलो कर सकती हूँ, तब तो मुझे कोई फ़ायदा हुआ ना वो सेशन अटेंड करने का। खाली सुन के आ गए, उसमें से फॉलो एक बात नहीं करी, तो फ़ायदा क्या हुआ उतना टाइम इन्वेस्ट करने का। अरे भाई कॉमर्स प्रोफेशनल हो, नफ़ा नुकसान तो हर समय सोचना ही चाहिए, प्रॉफिट लॉस तो दिमाग में बैलेंस शीट तो चलती रहनी चाहिए, ये तो हमारे खून में बस जाना चाहिए। तो फ़ायदा क्या हुआ अगर एक चीज़ ज़िंदगी में अप्लाई नहीं करी तो यहाँ पे क्या सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे आज का है बेटा, कंसिस्टेंसी।
कंसिस्टेंसी इज द बिगेस्ट टेक अवे. अगर आप सपोज कर लीजिए आज आप अपना पढ़ाई शुरू करते हो, जिस भी दिन से शुरू करते हो वो दिन, और जिस दिन तक सीए फाइनल का एग्जाम ना हो जाए वो दिन, एक दिन बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए जिस दिन किताब पे आपकी नजरें ना जाएं. बस इतना सा अगर कर लोगे, इतना सा, ये बहुत बड़ी बात है जो मैं बोल रही हूँ, लेकिन है इतनी सी बात. 24 घंटे में 2 घंटे 3 घंटे कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन उतना ही पहाड़ आदमी अपने लिए बना लेता है. पहाड़ बना लेता है आदमी अपने लिए. बाप रे कैसे होगा, बाप रे कैसे होगा, ये गलत एटीट्यूड है. उसको हमको बहुत राजी खुशी मन से हंसते हुए उस चीज़ को इम्बाइब करना है कि भाई मेरी लाइफ का गोल ये है, पहले मुझे ये करना है, बाकी सारी बातें इसके बाद आएंगी. कहीं भी आना जाना है उसके बाद, किसी से मिलना है उसके बाद, किसी से बात करनी है उसके बाद, हर काम उसके बाद. माई फर्स्ट लव इज माई स्टडीज, एवरीथिंग एल्स कम्स सेकेंड. कोई बुरा माने तो माने, कोई फर्क नहीं पड़ता है. कोई पूछे भी हु इज योर फर्स्ट लव, स्टडीज है भाई, कुछ भी और नहीं है इसके अलावा. क्योंकि ये अचीव कर लोगे बेटा, लाइफ आपके कदमों में होगी. और अगर इसमें आप गड़बड़ी कर दोगे, एक अटेम्प्ट में गड़बड़ होती है, ठीक है हम दोबारा देते हैं, सब करते हैं, लेकिन आप खुद ही समझ सकते हो जिस जील के साथ आप पहली बार में कर सकते हो, मोटिवेशन हम फिर ढूंढ लेते हैं. हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग फिर सब कुछ तलाश लेते हैं. भगवान ने हमको ये ना इनबिल्ट शक्ति दी है. वी राइज अगेन, वी राइज अगेन. बट वाई टू कम टू दैट सिचुएशन, वाई टू कम टू दैट सिचुएशन. पहली बार में झोंक दो ना अपने आप को, कर डालो जो कर सकते हो. सिचुएशन ही मत आने दो ऐसी कि हमको फिर से चीज़ों को देखना सुनना पड़े. राइट एवरीवन, सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड. आई विश यू ऑल द लक. बिल्कुल पॉजिटिव नोट पे, अच्छे नोट पे एकदम जम के पढ़ाई करें, खूब सारी पढ़ाई करें, खूब सारी नई चीज़ें सीखें एंड कमाल के प्रोफेशनल बने. डोंट बिकम अ बुकिश प्रोफेशनल, दैट इज नॉट गोइंग टू टेक यू एनीवेयर. डोंट बिकम अ बुकिश प्रोफेशनल. किस तरह का प्रोफेशनल बनिए? माइंडेड, एथिकल प्रोफेशनल, एनालिटिकल माइंड है जिसका जो चीज़ों को समझ सकता है. ज़रूरी नहीं होता है हर चीज़ हमको आए, किसको आती है, किसी को नहीं आती है, लेकिन हमको अपना माइंड वो डेवलप कर लेना है कि हमारे सामने कोई भी नई चीज़ अगर आ भी गई हम समझ सकते हैं उसको. I have that fertile mind that I can understand, I can comprehend. If any new thing has been put in front of me, I don't need to feel scared of it. I can understand. I have that bent of mind. I have that fertility. तो ये जो कोर्स है ना, CA कोर्स, ये आपको ये फर्टिलिटी देता है माइंड की, कि जो भी कुछ आपके सामने आता जा रहा है आप उसको समझने की काबिलियत अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं. यही बस कोर्स का ऑब्जेक्टिव है. वरना बेटा आज से 10 साल पहले जो सीए बने थे, 15 साल 20 साल, कंपनीज एक्ट 1956 पढ़ा उन्होंने, खत्म हो गया कभी का. कानून बदल जाते तो उन्होंने तो जो पढ़ा वो बेकार हो गया ना, कानून ही पूरा बदल गया. वो बोले लो हमारी तो सीए की पढ़ाई बेकार हो गई ना. वो आपके माइंड को जो एम्पावर करके गई, आपके माइंड को जो शार्प करके गई, उसके बेसिस पे अब आगे जो भी कुछ नया आया या आता रहेगा, क्या आप उसको समझ सकते हो कि नहीं, बताओ. सो कोर्स का ऑब्जेक्टिव यही होता है, दैट यू गेन दैट विजन, दैट sharpness of mind, that you can understand anything that is brought in front of you, right? So इन सारी objectives के साथ आपको अपनी studies को भगवान का नाम लेते हुए, माँ बाप का नाम लेते हुए आपको start करना है. Okay, so that's all from my side. Thank you very much.